नेपाल में जब से नई सरकार आई है, अपने क्रांतिकारी फैसलों के चलते काफी सुर्खियां बटोर रही है। पिछले 27 दिनों में बालेन शाह ने ऐसे फैसले लिए जिससे नेपाल के लाखों लोग परेशान हैं। विशेषकर भारतीय सीमा से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 60 से 70 से 80 लाख लोग जो खुली सीमा का लाभ उठाकर भारत से सस्ते दाम में दैनिक यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान लेकर के वापस लौट जाया करते थे, लेकिन अब ये मुश्किल हो चला है। और क्या राजनीतिक भूचाल आया है नेपाल में, बात करेंगे इसी पर। आगे क्या परिस्थितियां रहेंगी, कोशिश करेंगे इसके बारे में भी जानने की। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। नेपाल के उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है जो भारत में रहते हैं और छुट्टी में यहां से घर जाते वक्त कुछ घरेलू सामान लेकर जाते हैं कि चलिए अच्छी क्वालिटी का कम दाम में सामान घर लेकर जाएं, 2 पैसे बचाएं, परिवार की खुशहाली के लिए काम करें। बालेन शाह जो क्रांति से निकले प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी क्रांति जारी है, अनुभव कम है। नेपाल के लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रवाद की बात करना बहुत अच्छी बात है, अपने देश को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी भी है, देनी भी चाहिए। लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि भारत नेपाल के रिश्ते सिर्फ कूटनीति से जुड़े हुए नहीं हैं, लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। अगर आज वे प्रभावित हो रहे हैं तो कल इसका परिणाम क्या होगा, ये नेपाल ने अभी निकट में ही देखा है। और तो और नेपाल की राजनीति में आए भूचाल की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर तो उतना नहीं मापा जा सका, उतना ये पैमाना नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसकी तीव्रता जो हकीकत के बिल्कुल उलट है वो दिखाई दी नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद। आम लोगों को उम्मीद थी कि देश के विकास को नई दिशा मिलेगी, जन कल्याण की नीतियां और योजनाएं आकर के लोगों का भला करेंगी और इन्हें लाएंगे नए नेता। लेकिन नए नेताजी क्या कर रहे हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए चुना गया था, वो भ्रष्टाचार जो आम लोगों को प्रभावित करता है, तो उन्होंने भी निर्णय वही लिए जो आम लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। मगर अब देश के शासन और सियासत में ही नई चुनौतियां पैदा होने शुरू हो गई हैं। नेपाल के गृहमंत्री सुदन गुरुङ ने अपने पद से इस्तीफा देकर हलचल मचा दी, और ये इस्तीफा ऐसे समय में आया जब हवाला व्यवसायी दीपक भट्ट के साथ उनके तथाकथित व्यावसायिक संबंधों को लेकर जांच चल रही है और पार्टी के अंदर तनातनी मची हुई है। गुरुङ का इस्तीफा नहीं होता तो अंतःपुर का झगड़ा खुल करके बाहर आ जाता। उनका कहना है कि उनसे जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पद से इस्तीफा भी देना पड़ा, माफ कीजिएगा, और ताकि कोई ये ना कह सके कि पद पर रहते हुए वे जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। गृहमंत्री के इस्तीफे के बाद नेपाल में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। गुरुङ ने कहा कि हाल ही के दिनों में सार्वजनिक स्तर पर उनके निवेश, उसमें शेयर्स में निवेश भी शामिल हैं, और ऐसे लेकर जो सवाल उठाए गए उन सवालों को मैंने गंभीरता से लिया। नैतिकता के आधार पर ये निर्णय लिया गया, और नैतिकता पद से बड़ी होती है। देश में चल रहा है युवाओं का आंदोलन सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है। उसने भी यही संदेश दिया कि सार्वजनिक जीवन साफ सुथरा होना चाहिए और नेतृत्व जवाबदेह होना चाहिए। अगर कोई मेरे भाइयों बहनों से के बलिदान से बनी सरकार पर सवाल उठाता है तो गृहमंत्री सुदन गुरुङ का संक्षिप्त कार्यकाल विवादों में घिरा भी रहा है। दरअसल पार्टी के सांसदों ने शिकायत की कि निरीक्षणों के दौरान वे चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ तालमेल बनाने में नाकाम रहे और दूसरे मंत्रालयों के मामलों में दखल दिया। आरोप यह भी है कि बीते 26 मार्च को पद संभालने के तुरंत बाद गुरुङ ने पुलिस प्रमुख दान बहादुर कार्की को निर्देश दिया कि वे पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार करें। मगर जब गुरुङ ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं और पार्टी जो भी फैसला लेगी उसका पालन करेंगे, तभी से लोग ये मानकर चल रहे थे कि उनके सितारे गर्दिश में है। अगर देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती तो नेपाली मीडिया में ये मामला सुर्खियों में होता। अब बात कुछ और मुद्दों की भी करेंगे जिसे भारत में भी असर के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल नेपाल फर्स्ट की आड़ में बालेन शाह ऐसे नियम लागू कर रहे हैं जिससे भारतीय बाजार भी प्रभावित हो रहे हैं और नेपाल के वो आम नागरिक भी जो 1-2 पैसे बचाने के लिए भारत से सामान लेकर के बॉर्डर पार कर रहे थे। दरअसल
ये वो लोग हैं जो भारत में रहते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हैं नेपाली, भारत में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब बना हुआ है उनका, और वो नेपाल में भी वोट डालते हैं, भारत में भी वोट डालते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हालांकि ये कोई, मैं आंकड़ों के हिसाब से नहीं, ये अपने निजी अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे बहुत सारे नेपाली मूल के लोगों को मैं जानता हूँ। हालांकि वो तो अब भारत में ही परमानेंट रह रहे हैं। कभी कभी जो पहाड़ों में एक कल्चर होता है ना देव पूजा का, उसके लिए बस जाते हैं। उनकी ये रणनीति भले ही घरेलू राष्ट्रवाद, राजस्व बढ़ाने और स्वतंत्रता दिखाने की हो, लेकिन ये नीति बॉर्डर के आसपास रहने वाले नेपाल के गरीब लोगों की जिंदगी को महंगा कर रही है। नेपाल के उन लोगों की परेशानी बढ़ा रही है जो भारत में रहते हैं, छुट्टी में घर जाते वक्त थोड़ा बहुत घरेलू सामान लेकर के चले जाते हैं। बालेन शाह के निर्णय से आगे क्या चुनौतियां उत्पन्न होंगी, ये तो जाहिर है, क्योंकि अभी हाल ही में इस तरह की परिस्थितियों को देखा है नेपाल ने। स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रवाद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा राष्ट्रवाद ना हो कि जिस देश के लिए आप निर्णय ले रहे हैं उस देश के लोगों के लिए ही एक बड़ी समस्या बन जाए। 100 रुपए से ज्यादा का सामान लाने पर टैक्स वसूला जा रहा है। ये नियम नेपाल के कस्टम एक्ट 2007 में ही है। 2023 में पहली बार केपी शर्मा ओली ने इसे सख्ती से लागू करने का फरमान जारी किया था, लेकिन उस समय इसका इतना विरोध हुआ कि कुछ ही हफ्तों में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। अब कागजों में नियम होने के बावजूद बॉर्डर पर कोई इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि नेपाली 100 रुपए यानी भारतीय 63 रुपए की सीमा इतनी कम है कि इसे लागू करना व्यावहारिक रूप से संभव ही नहीं है। दूसरा, भारतीय नंबर की गाड़ियों पर टैक्स वसूली का प्रावधान भी सख्त है। पहले एक दिन के अंदर गाड़ी लेकर आने और जाने पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से करीब 1 लाख लोग हर रोज नेपाल आया जाया करते हैं, जिसमें 50,000 नेपाली और उतने ही लगभग भारतीय भी हैं। बिहार बॉर्डर से अलग लोग आवाजाही करते हैं, जहां फिर से आपको ये बताना चाहेंगे कि दोनों देशों के लोगों में रिश्तेदारी तक भी है, तो स्वाभाविक है आना जाना तो लगा ही रहेगा। वहाँ की बेटियां यहाँ शादी करती हैं, यहाँ के लोगों की वहाँ शादियाँ होती हैं, ऐसे में रिश्तेदारी भी है। लोग इलाज के लिए भी यहाँ पर आवाजाही करते हैं और आते जाते समय दवाइयाँ लेकर आया जाया करते हैं। और देखिए, अब कोई छोटी मोटी बीमारी भी है तो 100 रुपये से ज़्यादा की दवाई तो वो 1 या 2 दिन की खुराक भी अगर आप बनाएंगे तो 100 रुपये से ज़्यादा की हो जाती है। अब ऐसे में इस नियम का विरोध करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि बॉर्डर के आसपास 30 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस नियम से छूट मिलनी चाहिए, और अगर छूट नहीं मिली तो विरोध प्रदर्शन होगा और जारी रहेगा। बालेन शाह करीब 2 साल तक भारत में भी रहे हैं, बेंगलुरु में एमटेक की पढ़ाई की है। शाह पुरानी सरकार से नाराजगी के चलते सत्ता में आए, लेकिन पुरानी सरकारों की नीति को ही लागू कर दिया। यही कारण है कि बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है, क्योंकि जो लोग बॉर्डर पार करके मजदूरी करने आते हैं और जाते हैं, सस्ता दाल, चावल, सब्जी, मसाले भारतीय बाजार से खरीद कर ले जाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। चुनाव के समय बालेन शाह ने कहा था कि गांव के गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा और शहर में रहने वाले गरीबों के लिए अपार्टमेंट्स बनाकर उन्हें वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अब जब से वे सत्ता में आए हैं, उनकी नीतियां गरीबों को राहत तो क्या देंगी, लेकिन आफत में जरूर डाल रही हैं। उनकी सस्ती रोटी पर ही इसका असर देखने को मिल रहा है। नेपाल का भविष्य आप कहां देखते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।